आपका एक बार फिर से सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांतों के बारे में, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट, अन्य परीक्षाओं की तैयारी, उन सभी में परीक्षाओं में लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांतों के बारे में। संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसकी परिभाषा जो है, शिक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं कि किसी भी भाषा शिक्षण के सफलता के लिए बनाए गए जो नियम होते हैं, जो भाषा शिक्षण के आधार स्वरूप कहलाते हैं, वो भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसकी सफलता के लिए बनाए गए जो नियम होते हैं वो संस्कृत भाषा के सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, और भाषा शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण करके ही भाषा शिक्षण को सफलता बनाया जा सकता है और सफल बनाया जा सकता है। तो संस्कृत भाषा के शिक्षण में सिद्धांतों के बहुत ही उपयोगी माना है। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत दे रखे, जैसे स्वाभाविकता या सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, अनुपात क्रमयो सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, एकताया सहभागिताया च सिद्धांत, भावनात्मक अभिव्यक्ति च सिद्धांत, अनुकरण से सिद्धांत, क्रियाशीलताया सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नताया सिद्धांत, उद्देश्य चयनस्य विभाजनस्य सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत और प्रयत्नस्य सिद्धांत। इस प्रकार संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांतों में इन निम्न जो सिद्धांत दे रखे हैं, यह शिक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में बात करते हैं, विस्तृत रूप से बात करते हैं। प्रकृतिवादी या स्वाभाविकता या सिद्धांत, स्वाभाविकता सिद्धांत को प्रकृतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रकृति का अर्थात स्वभाव से प्राकृतिक रूप से जो चीज़ सीखी जाए। स्वाभाविकता का अर्थ होता है किसी भी भाषा को बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। दोस्तों ध्यान देना कि भाषा जो होती है वो एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ठीक है, और इसको अर्जित संपत्ति माना है, जिससे अर्जित किया जाता है। और यही कारण है जिस वजह से कि बालक जो भाषा सीखता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। इसलिए बालक की जो सबसे प्रमुख भाषा मानी गई वो है मातृभाषा मानी, जिससे वो सरल तरीके से सीख जाता है। जब बालक घर में भाषा को सीखता है तो वो भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है। उसको किसी प्रकार की कोई शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता या किसी मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता। उसको सिखाने के लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है। जैसे सबसे पहले जो बच्चा है अपनी माँ के द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़ता है, ठीक है, तो वो स्वाभाविक रूप से सीखता है। अर्थात उस भाषा को बोलने वाले लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं और वह उन सब की बातों को सुनकर बिना किसी व्याकरण ज्ञान की सहजता से उस भाषा को सीख लेता। तो शिक्षण के सिद्धांतों में जो सबसे पहला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। बालक कुछ भी जो सीखता है वो कभी प्रेशर दबाव में आके नहीं सीखता, वो एक स्वाभाविक क्रिया के द्वारा सीखता है। उसके लिए हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे बालक उस ज्ञान को, उस भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाए। संस्कृत अगर सिखानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े, संस्कृत जैसा वातावरण बनाना चाहिए। अब देखते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा स्वभाव से सीखी जाती है। भाषा स्वभाव से सीखी जाती है। भाषा सीखने के लिए भाषा कौशलों के स्वाभाविक क्रम, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। कौशल कितने प्रकार के माने हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, जिसको याद करने का तरीका L, S, R और W, ठीक है। तो भाषा सीखने के लिए इन कौशलों का क्रम से याद रखना जरूरी है। पहले श्रवण, सबसे पहले कोई भी भाषा सीखता है बालक तो वो उस चीज़ों को सीखने से पहले वो सुनता है, उन चीज़ों को श्रवण करता है। श्रवण के बाद में वो उसको बोलने की कोशिश करता है और बोलने के बाद उसको पठन करने की क्रिया करता है और फिर उसको लिखने की कोशिश करता है। इस प्रकार भाषा सीखने के लिए इन 4 कौशलों को स्वाभाविक रूप से क्रम से याद रखना जरूरी है। फिर प्रारंभिक अवस्था में लिखित पक्ष की अपेक्षा मौखिक पक्ष पर अधिक बल देना
चाहिए। कोई भी बालक जब कोई ज्ञान की बात सीखता है या कोई भाषा सीखता है तो सबसे पहले उसको मौखिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। वो मौखिक पक्ष से ज़्यादा सीखता है। पहले वो सुनना, किसी भी बात को अच्छे से सुनता है, फिर सुनने के बाद उसको बोलने की कोशिश करता है। तब जाके जब वो अच्छे तरीके से शुद्ध व्याकरण ज्ञान हो जाता है, उसको शुद्ध उच्चारण स्थान आ जाता है, शुद्ध उच्चारण बोल लेता है, तब वो क्या करता है, उसको लिखित पक्ष की ओर अर्थात लिखने की प्रक्रिया करता है, लिखने की कोशिश करता है। अध्यापक संस्कृत भाषा में व्यवहार करें। अगर संस्कृतमय वातावरण बनाना और बच्चों को संस्कृत भाषा सिखानी है तो उसको संस्कृत भाषा में व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत श्लोक व बाल गीतों का आयोजन हो। बच्चों को रुचिपूर्वक श्लोकों को गान कराना चाहिए, बाल गीतों का आयोजन होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। इसमें बालक भय रहित और कृत्रिमता से रहित अधिगम करता है। स्वाभाविक क्रिया में क्या होता है कि बालक में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं लाई जाती, वो एक स्वाभाविक रूप से अधिगम करता था, सीखता है। बालक को एक स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए सीखने के लिए और स्वाभाविक रूप से, तब बालक उसको अच्छे से सीखता है। अगर आप किसी बालक को संस्कृत में एक शब्द रूप भी याद कराते हो, अगर उसको रटन विद्या से याद कराओगे तो वो उसको कभी याद नहीं होगा। लेकिन उसको बिना किसी डर के, बिना किसी कृत्रिमता के या व्याकरणिक ज्ञान के बिना स्वभाव से सिखाया जाता है, तब वो बालक क्या करता है, उसको बिना भय के, डर से, बिना डर के वो शब्द रूपों को सीख लेता है। बात करते हैं नेक्स्ट, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में क्या होता है कि भाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु हमेशा क्रियाशीलता, आप किसी भी भाषा का अध्ययन कर रहे हो या किसी भी भाषा को सीख रहे हो, उसको उसमें महारत हासिल करने के लिए, उसमें निपुण होने के लिए हमेशा अपने को क्या करना होता है, क्रियाशील होना पड़ता है। क्रियाशील होने के बाद में प्रयोग और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः क्रियाशीलता, प्रयोग और अभ्यास निरंतर जरूरी है। किसी भी क्रिया को सीखने के लिए या किसी भी भाषाओं को अध्ययन करने के लिए हमें उसमें लगन के बाद उसमें प्रयोग करने की कोशिश और उसको बार बार अभ्यास करोगे, उसकी आवश्यकता होती है। तो इन सब की आवश्यकता के बिना हम भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं कर पाते। इसमें देखो क्या होता है कि बालक करके सीखता है। बालक सबसे ज़्यादा अच्छा ज्ञान कब प्राप्त करेगा, जब बालक खुद उसको करने की कोशिश करेगा। अतः बार बार कार्य को करवाना चाहिए। बालक को अगर कुछ आपने कोई संस्कृत में धातु रूप दे दी कोई पट धातु, उस बालक को बार बार बालक उसको याद करने की कोशिश करेगा और बार बार लिखने की कोशिश करे, तो वो बालक उसको क्या करेगा, सीख लेगा। तो यहाँ पे एक थोंडाई का नियम आता है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, बार बार कोशिश करना। कठिन शब्दों और ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। संस्कृत जब बोलता है बालक, उसमें जो कठिन शब्द आते हैं और जो उच्चारण में कठिनाइयाँ होती हैं, तो उनका बालक को बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। संस्कृत भाषा में विचार अभिव्यक्ति, बालक को संस्कृत का अच्छा ज्ञान देने के लिए, संस्कृत भाषा का अच्छा सीखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसमें विचार अभिव्यक्ति, बालक को संस्कृत में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे बालक क्या करें, संस्कृत भाषा का ही अध्ययन करें, संस्कृत में ही बोले। संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना, उसमें हिंदी का कम उपयोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत तो संस्कृत पढ़ाना। जैसे किसी एक बालक को अंग्रेजी की भाषा सिखानी है तो उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ज़्यादा सिखाया जाएगा तो बालक उसको ज़्यादा अधिगम करेगा, ज़्यादा सीखता है। अगर उसको इंग्लिश से हिंदी करने की कोशिश करेंगे तो उसको कम सीखेगा। इसलिए संस्कृत को भी अगर सिखाना है तो संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। फिर संस्कृत के अनुच्छेदों को गति, प्रवाह, शुद्धता पूर्वक जोर जोर से पढ़ना। संस्कृत के अनुच्छेदों की जो गति है, जैसे संस्कृत का कोई श्लोक है, उस श्लोकों को एक साथ बच्चों को अगर याद नहीं होता तो उनको टुकड़ों में उसको याद कराओ, उनको यति के माध्यम से याद कराओ, शुद्धता पूर्वक जोर जोर से उसको पढ़ने की कोशिश करवानी चाहिए। अभ्यास हेतु पतंजलि ने 3 बिंदुओं का अनुकरण किया है। अभ्यास अर्थात किसी भी चीज़ में क्रियाशील होने के लिए, उस कार्य को बार बार करने के लिए पतंजलि ने यहाँ पे 3 बिंदु दिए हैं, रुचि, निरंतरता, वैराग्य। रुचि का अर्थात अगर कोई बालक संस्कृत भाषा सीखता है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि उस बालक में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करनी जरूरी है।
जब बालक उसको रुचिपूर्वक अभ्यास करेगा, रुचिपूर्वक सीखेगा, तब उसको बालक का उसके मन लगेगा, और मन लगने के बाद में उसमें निरंतरता आनी चाहिए। उसमें बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए कि बालक ने कुछ चीज़ सीखी और कुछ समय बाद उसको छोड़ दिया। अगर निरंतरता से अभ्यास के द्वारा वो बार बार उस चीज़ को सीखेगा तो वो उसमें महारत हासिल करेगा, अच्छा दक्ष हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। और उसके बाद में वैराग्य, अर्थात आप कोई भी वस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, या आप किसी संस्कृत भाषा के बारे में, या अंग्रेजी भाषा है या हिंदी भाषा के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ने के बाद में जो उनमें कठिनाई आती हैं, उन कठिनाइयों को दूर रहना, उन कठिनाइयों से दूर रहकर उस विषय के प्रति सीखना, उस विषय का अध्ययन करना ही क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाएगा। इसलिए जो बाधाएं, जो त्रुटियां हैं, जो तत्व है, उनके प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न करना, उनके प्रति वैराग्य भाव अर्थात उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। थोंडाई का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत एवं उसके प्रभाव के 3 नियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं। थोंडाई का प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है और उसके प्रभाव के जो 3 नियम दिए वो इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला है मौखिक कार्य से सिद्धांत। भाषा श्रवण से प्रारंभ होती है। कोई भी बालक जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले उसका श्रवण करता है, सुनता है। सुनने के बाद उसके बालक में उसे बोलना सीखता है। क्या करता है? बोलता है। उसके बाद में ही वह उसे पढ़ता है, उसके बाद में उसे लिखता है। सुनना और बोलना सबसे पहले होता है। तो मौखिक कार्य के सिद्धांत में मौखिक की अभिव्यक्ति जो होती है वो सबसे पहले होती है। अतः शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य करवाना चाहिए। संस्कृत भाषा अगर बालक सीख रहा है तो उसको बार बार बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। संस्कृत शब्द रूप अगर वो सीख रहा है तो उसको संस्कृत में जैसे राम शब्द है, राम शब्द को उसको बोलने का अगर तरीका आ गया और बोलने का कला आ गई उसमें, तो वो सबसे पहले अगर मौखिक के रूप में बोलना सीख गया तो उसके बाद में उसको लिखित कार्य में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करेगा, वो अशुद्ध नहीं लिखेगा। और उस लिखित कार्य में एक बार 2 बार अगर अभ्यास करेगा तो वो उस शब्द रूप को अच्छे से सीख पाएगा, अधिगम कर पाएगा। संस्कृत शब्दावली और व्याकरण के विभिन्न रूप मौखिक रूप से सीखे जा सकते हैं। व्याकरण के कुछ नियम हैं, संस्कृत की कुछ शब्दावलियाँ हो, उनको मौखिक रूप से याद किया जा सकता है। जैसे आपने इंग्लिश भाषा में कोई मीनिंग्स याद करते हो, स्पेलिंग याद करते हो, तो उसमें मौखिक रूप का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार संस्कृत में कुछ उनकी शब्दावली होते हैं, कुछ शब्द रूप होते हैं और कुछ व्याकरणिक नियम होते हैं। उनको मौखिक रूप से जितना सीखा जाता है बालक उसमें अच्छा होता है, दक्ष हो जाता है, निपुण हो पाता है। लिखित कार्य का आधार मौखिक अभिव्यक्ति है। व्यक्ति को लिखित कार्य का आधार किसे मानना? उसकी मौखिक अभिव्यक्ति। बालक जिस प्रकार से सुनता है, सुनने के बाद वो उसको बोलने की कोशिश करता है, अगर वो बोलना सही सीख गया तो वो बालक लिखना भी सही सीख गया। अगर उसकी शुरुआत में ही बोलने का अशुद्ध हुआ, उसने किसी शब्द को अशुद्ध बोला, तो वो लिखेगा भी अशुद्ध है। अगला है सर्वप्रथम मौखिक तत्पश्चात लिखित कार्य करवाएं। इससे बालक सक्रिय रहता है और तथा ज्ञान चिरस्थायी रहता है। और अन्य भी अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में स्वयं के विचार और भावों की अभिव्यक्ति भी करना है, ठीक है, और संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाना भी है। बात करते हैं नेक्स्ट रुचि सिद्धांत। रुचि से तात्पर्य है कि किसी भी विषय के प्रति बालक में रुचि उत्पन्न करना। जिस विषय में बालक की रुचि होती है उस विषय की को शीघ्रता से सीखता है। अगर बालक को संस्कृत सीखने का मन नहीं है, अगर आप ज़बरदस्ती उस पर दबाव डाल के संस्कृत सिखाने की कोशिश करोगे तो बालक नहीं सीखेगा। उससे पहले उसके मन में उसके प्रति संस्कृत का अच्छा वातावरण तैयार करना, जिसमें संस्कृत के प्रति उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए, तब वो बालक उस विषय को शीघ्रता से सीख लेता है। इस हेतु शिक्षक दृश्य श्रव्य उपकरणों का उपयोग कर सकता है। अर्थात आज के जो छोटे बालक होते हैं, जो कोई भी चीज़ सीखते हैं वो देख कर सबसे ज़्यादा सीखते हैं। देख के अगर किसी बालक को अगर गाय का एक चित्र बताया जाए, फिर उसको गाय के बारे में वर्णन किया जाए, गाय का निबंध लिखवाया जाए, तो बालक उसको अच्छे से लिख पाएगा, उसको अच्छे से याद कर पाएगा। क्रीड़ा माध्यम से शब्द रूप का ज्ञान करवाए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़े। कि बालक का सबसे पहले ध्यान देना है दोस्तों कि बालक को कोई भी चीज़ सिखाने से पहले उसका पूर्व ज्ञान जान लेना जरूरी होता है, कि बालक का पूर्व ज्ञान उस विषय के प्रति कितना है।
जब बालक का पूर्व ज्ञान पता चल जाता है तो उसके बाद उस पूर्व ज्ञान के सहारे ही उस नवीन ज्ञान को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और शब्द रूपों को अगर बालक को सिखाना है तो क्रीड़ा का माध्यम सबसे अच्छा होता है, खेल खेल में बच्चों को सिखाना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन जैसे अंतराक्षरी, वाद विवाद, निबंध, लेखन, सस्वर वाचन आदि का आयोजन करें। रुचि के सिद्धांत में देखो क्या आता है कि बालक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ में क्या करना चाहिए। बच्चों को कभी कभी अंतराक्षरी सिखानी चाहिए, खिलवानी चाहिए, उनको याद करवानी चाहिए अंतराक्षरी में कैसे श्लोक याद करते हैं, शब्द रूपों को कैसे याद करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट शुरू करनी चाहिए। भाषण, बालक को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। निबंध लेखन अर्थात बालक को जब किसी विषय के प्रति लिखने के लिए कहा जाए तब बालक उसको किस प्रकार से लिखता है, उस निबंध लेखन के द्वारा उसकी कला का ध्यान कर सकते हैं। सस्वर वाचन आदि का आयोजन करें जिससे बालक में उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होवे। फिर है अनुपात क्रमयो सिद्धांत। अनुपात एक उद्देश्य, अनुपात का क्या उद्देश्य है? ज्ञानात्मक और भावनात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के उचित अनुपात से है। बालक को जब किसी का ज्ञान कराया जाता है, किसी भाषा को सिखाया जाता है तो उसमें तीनों पक्षों पे, तीनों पहलू पे ध्यान देना जरूरी होता है। तो एक ज्ञानात्मक पक्ष के, एक भावनात्मक और एक क्रियात्मक पक्ष के ऊपर, इन तीनों के सहारे ही बालक को उस भाषा का अच्छी तरीके से ज्ञान हो सकता है। अर्थात भाषा शिक्षण के समस्त उद्देश्यों को उचित मात्रा में पूरा किया जाए तथा भाषा के समस्त पक्षों की ओर ठीक ध्यान देते हुए प्रत्येक अंग पर अभिष्ट बल दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक आधारित व्याकरण ज्ञान और उच्च स्तर पर अनुवाद रचना आदि बालकों को कराना चाहिए। बालक को सबसे पहले अगर संस्कृत भाषा सिखा रहे हो तो उसको सीधे आप उसको संस्कृत टू हिंदी अनुवाद करा या हिंदी से संस्कृत अनुवाद कराना नहीं सिखा सकते। उसको सर्वप्रथम आपको प्राथमिक स्तर 1 से 8 तक बालक को क्या करना चाहिए? मौखिक कार्य। कुछ भी चीज़ सिखा रहे हो, कोई भी शब्द सिखा रहे हो तो उसका मौखिक, उसका बोलने का अभ्यास आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण करना। फिर जब माध्यमिक स्तर तक आता है तो वो पाठ्य पुस्तक के आधारित जो व्याकरण ज्ञान दे रखा उसके बारे में उसके सीखता है, उसके बारे में। फिर उच्च स्तर पर आते आते उसको अनुवाद करना सिखाना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक छात्र बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से भिन्न होता है। हर बालक में बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से कोई बालक कमज़ोर होता है, जिस वजह से शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर होगा तो उसका बौद्धिक रूप भी कमज़ोर ही होगा, क्योंकि सही रूप से उसका पौष्टिक नहीं मिल पाने से। और जैसे कुछ कुशाग्र होते हैं तो कुछ सामान्य होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। वो किस कारण से होते हैं कि बौद्धिक और शारीरिक रूप से वो भिन्न भिन्न होते हैं, इस वजह से। और अतः व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार ही भाषा शिक्षण किया जाना चाहिए। अर्थात कुछ बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं तो कुछ विषय को बड़ी जल्दी से ही सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे सामान्य होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं तो उसको वो सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते। तो हमें उन बच्चों को उसी के अनुसार चलना चाहिए कि वो बच्चा किस तरह से सीख पाता, उसी के अनुसार हमें उसका शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। इसलिए शिक्षण सिद्धांतों में ये बात कही गई है कि बालक को जब भी किसी बात का या किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान करवा जाए तो उसके किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? उसके पूर्व ज्ञान के साथ साथ में उसका नॉलेज कितना है, अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। अलग अलग छात्रों के अनुसार अपने शिक्षण का स्तर रखना। कुछ बालक जल्दी सीखते हैं तो उनके लिए अलग प्रकार की शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं तो उनको अलग व्यवस्था से पढ़ाना चाहिए, ताकि क्या होता है कि बालक कभी अपने आप को नीचा महसूस नहीं करे। एक मंद बुद्धि बालक को एक कुशाग्र बुद्धि के साथ में पढ़ाओगे तो वहाँ पे वो अपने आप को एक अलग सा महसूस करेगा, अपने आप को वहाँ पे गिल्ट फील करेगा कि यहाँ पे मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे ये नहीं आ रहा, तो वो बालक उससे क्या होगा? क्षीण होता जाए। इसीलिए मंद बुद्धि के बालकों को उनका शिक्षण स्तर अलग होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि का शिक्षण अलग होना चाहिए। समवाय का सिद्धांत। समवाय का अर्थ होता है समन्वित रूप से, समन्वित रूप से। समन्वित रूप से सिखाना, समन्वित रूप से
कोई कार्य को पूर्ण करना। शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए कक्षा के स्तर अनुसार विभिन्न सिद्धांतों के सकारात्मक पक्षों का प्रयोग एक साथ करना समवाय सिद्धांत कहलाता है। अर्थात अगर आप किसी भी श्लोक के बारे में या कोई श्लोक पढ़ा रहे हो या किसी विषय के बारे में पढ़ा रहे हो, तो उसको पढ़ाने से पूर्व उसके ग्रंथों के नाम, संदर्भ, प्रसंग और उसके आसपास की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उनकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, उन सभी बातों का, उन सभी व्याकरणिक ज्ञान का सहारा लेके सब एक साथ मिलकर पढ़ाना समवाय सिद्धांत कहलाता है। अगला है उद्देश्य चयन से विभाजन से सिद्धांत। उद्देश्य का चयन करना, फिर उसका विभाजन करके उसको पढ़ाना। पुस्तक के पाठों को पढ़ाने हेतु पाठों का चयन पर्व, उत्सव, उत्साह, मुख्य दिवस, ऋतु आदि के आधार पर करना चाहिए। जैसे आप किसी बालक को, जैसे एक 6 क्लास का बालक है और उसकी संस्कृत की किताबें और उसमें जो पाठ्य पुस्तक में जो विषय दे रखे हैं, जो पाठ दे रखे हैं, उन पाठों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि जिस पाठ को आप पढ़ा रहे तो उसमें उस पर्व के अनुसार, जैसे 15 अगस्त का एक स्वतंत्रता दिवस का कोई पाठ है, उसको बालक को अगर आप पढ़ा रहे हो तो उस बालक को उसी 15 अगस्त के आसपास पढ़ाना चाहिए, ताकि उस बालक को उस वातावरण के आधार पर वो उस बालक को उस पाठ का अच्छे से ज्ञान हो पाए, वो उस बालक उस पाठ को अच्छे से अधिगम कर पाए। और उत्सव, कोई जैसे दीपावली का त्यौहार है, उस दीपावली के त्यौहार पर अगर आप बालक को उसी वो पाठ पढ़ा रहे हो तो उस दीपावली के अवसर पर पढ़ाना चाहिए उत्साह के साथ में। ठीक है। मुख्य कोई दिवस है, अगर जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का कोई पाठ आया है किताब में, तो उस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म तिथि पे या उनकी जयंती के अवसर पर उनको पढ़ाना चाहिए। ऋतु का कोई पाठ है, जैसे वसंत ऋतु का पाठ है, तो वसंत ऋतु के समय में उस पाठ का अध्ययन कराना चाहिए, जिससे बालक उस वातावरण के साथ में, उस परिस्थिति के साथ में उस पाठ को अच्छे से अधिगम कर सके, लर्न कर सके। जैसे स्वतंत्रता दिवस पर पाठ को 15 अगस्त के आसपास पढ़ाना, होली, दीपोत्सव इत्यादि पाठों को उन त्योहारों के आसपास पढ़ाना आदि। ऐसा करने से छात्रों को इन विशेष दिवसों का ज्ञान अच्छी प्रकार से प्रत्येक तरीके से हो जाता है। एकता या सहभागिता या सिद्धांत। शिक्षण के समय सभी प्रकार के बालकों की सहभागिता होनी चाहिए। अगर आप किसी कक्षा में एक साथ बालक बैठे हैं, उन सबको सहभागिता के साथ में पढ़ाना ही शिक्षण पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। यह कार्य शिक्षण के साथ साथ विविध शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता बढ़ाकर किया जा सकता है। किसी भी विषय को ज्ञान कराने के लिए, उसका अधिगम कराने के लिए बालकों को उस शिक्षण के साथ साथ उसमें शैक्षणिक गतिविधियों का भी सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि बच्चा उस शिक्षण को, उस शिक्षण कार्य को बड़े तेज गति से अधिगम कर पाए। संवेद स्तर में श्लोकों और बाल गीतों का वाचन, अंतराक्षरी वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, स्व वाचन, संभाषण शिविरों का आयोजन आदि करना पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संस्कृत शिक्षण रुचिकर होता है। अगला है बहुमुखी सिद्धांत। बहुमुखी सिद्धांत एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। अर्थात एक ही विषय वस्तु को अलग अलग तरीके से पढ़ाना बहुमुखी सिद्धांत कहलाता है। अर्थात संबंधित सभी विषयों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात बहुविध प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अगर एक कोई श्लोक आया, अगर आप श्लोक पढ़ा रहे हो तो श्लोकों को पढ़ाते साथ उस श्लोक में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद छिपा हुआ, ये श्लोक किस विषय वस्तु का है, किस ग्रंथ से लिया गया है, उस श्लोक में आए हुए शब्दों में कौन सा रूप उसका लगा हुआ, कौन सी विभक्ति है, कौन सी उसमें संधि कर रखा है, कौन सा समास कर रखा, उनको सबको एक साथ पढ़ाना और बहुत अलग अलग तरीके से, वो अलग अलग तरीकों से पढ़ाने का जो प्रयत्न किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, बहुमुखी सिद्धांत कहलाता है। फिर अगला है कि भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत। शिक्षण के समय छात्रों की भावनाओं की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे बालक अधिक जुड़ाव के साथ शिक्षण में भाग ले सकते हैं। अर्थात बालक को जब भी किसी वस्तु का ज्ञान कराया जाए तो उसमें उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होना बहुत ही जरूरी होती है। बालक अगर उस विषय के प्रति रुचि रखेगा, भावनात्मक रूप फीलिंग के साथ अटैच होगा, तो बालक उस शिक्षण को बहुत ही तेज गति से सीख पाएगा। अगला है
प्रयत्नस्य सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, भाषा के ज्ञान के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। करत कर अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जावत पे सिल पर पड़त निशान। इस प्रकार अतः बार बार अभ्यास करने से आप उस भाषा का ज्ञान अच्छी तरीके से कर पा सकते हो, अधिगम अच्छे से कर सकते हो। वर्ण शब्द वाक्य आदि के ज्ञान में श्रुत लेखन, वाक्य रचना, वाचन आदि में प्रयत्न कर दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। अगला है अनुकरण से सिद्धांत। अनुकरण का, बच्चे किसी भी वस्तु का, छोटे जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ का अनुकरण करके बड़े जल्दी सीखते हैं। तो बच्चे अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के जैसे बोलने, शिक्षक के जैसे लिखने और उनके स्वर, गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयास करते हैं। विद्यालय वातावरण में शिक्षक जिस प्रकार का अनुकरण करेगा, शिक्षक जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेगा, बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो भी उसी प्रकार की भाषा का अध्ययन करेगा, उसी प्रकार को भाषा को सीखता है। इसलिए शिक्षक को एक मर्यादित रूप में होकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। जिस प्रकार शिक्षक बोलेगा उसी प्रकार बच्चा सीखेगा। तो इसलिए शिक्षक को कोई भी विषय का ज्ञान कराने से पूर्व उस विषय के प्रति दक्ष होना बड़ा आवश्यक होता है। अतः शिक्षक को स्वयं अपने उच्चारण, स्वर बोलने की गति, लेखन आदि को शुद्ध स्वच्छ रखने का ध्यान रखना चाहिए, जिससे छात्र भी उनका अनुकरण करके शुद्ध, स्वच्छ और ठीक स्वर एवं गति से पढ़ना और लिखना सीख सके। बालक को शिक्षण के समय अधिक से अधिक अनुकरण के अवसर देने चाहिए और उनकी त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए, इसे संशोधन सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात बालक को शिक्षण के समय में उसको अधिक से अधिक अनुकरण करवाया जाए। जितने अनुकरण के अवसर दिया जाएगा, बालक उसमें बहुत ज़्यादा ही होशियार होता जाएगा, उस चीज़ को अधिक से अधिक सीख पाएगा। तो इससे क्या होगा, उसमें त्रुटियों का संशोधन, साथ साथ में बच्चों ने जो त्रुटियाँ की, गलतियाँ की, उसका संशोधन करना चाहिए ताकि बालक को दोबारा वो गलती न कर पाए। इसी कारण से अनुकरण के सिद्धांत को संशोधन के सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से आपके संस्कृत में रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं कि निम्न में से शिक्षण सिद्धांत हैं। तो इसमें शिक्षण सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है और उसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होता है वो सही होता है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है ये कि इनको याद कर लिया जाए कि जो शिक्षण के सिद्धांत दे रखे हैं उन शिक्षण सिद्धांतों के नाम अवश्य रूप से याद कर लें। हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सर्वज्ञान एकेडमी को। धन्यवाद आप सभी का।